किसान भाइयों, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती असिंचित दशा तथा सिंचित दशा में की जाती है। असिंचित दशा की खेती को उपराऊ एवं सिंचित दशा की खेती को तलाव के नाम से जाना जाता है। असिंचित दशा का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण चैत की धान की खेती बहुतायत से की जाती है। यह फसल लगभग 6 माह में पकती है और 2 वर्षीय फसल चक्र चैती धान, गेहूं, मड़ुआ प्रति के अंतर्गत 2 वर्ष में सिर्फ 3 फसलें ही ली जा पाती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि फसल की अवधि को कम करके उसी अवधि में 3 के बदले 4 फसल लिया जाए। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए चैती धान के क्षेत्रफल को कम कर ज्येष्ठी धान की खेती करना काफ़ी लाभदायक होगा। चूँकि यह फसल 4 माह में पक जाती है, इसलिए इस फसल को प्रारंभ करते हुए 2 वर्षीय फसल चक्रों में 4 फसल जैसे ज्येष्ठी धान, गेहूँ, मड़ुआ, तिलहन या दलहन लिया जा सकता है। जेठ माह में बुवाई के कारण इसको ज्येष्ठी धान का नाम दिया गया है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ सिंचित धान को अपनाकर लाभदायक बनाया जा सकता है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में चैती धान के स्थान पर ज्येष्ठी धान फसल को खेती के रूप में पैदावार करने से पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है। धान का उत्पादन लेने के लिए मुख्यतः बीज का चयन, मृदा उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर रोग कीटों का नियंत्रण प्रमुख तंत्र हैं, जिनसे हम अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए धान की खेती उन्नत तकनीक अपनाकर कृषक फसल से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धान की 19 प्रजातियों जिसमें चैती धान जिसकी आप लोग बुआई कर चुके हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसके लिए वीएल धान 207, वीएल धान 208, वीएल धान 209 प्रमुख प्रजातियाँ हैं। उपराऊ में ज्येष्ठ में बोई जाने वाली किस्में वीएल धान 221, विवेक धान 154, वीएल धान 158, वीएल धान 159 प्रजातियाँ हैं। तथा तलाव क्षेत्रों में जहाँ रोपाई करके फसल बो जाती है, उसमें पुरानी कुछ किस्में हैं जैसे गोविंद, साकेत, प्रसाद, पंधान 10, पंधान 12, पंधान 12 के अलावा वीएल धान 81, विवेक धान 82, वीएल धान 85, वीएल धान 65, वीएल धान 70, वीएल धान 69 और वीएल धान 88 प्रजातियां हैं, जिनको कि हम अपना करके अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। उपरोक्त किस्में किसान भाई अपनी परिस्थिति एवं संसाधनों के अनुसार ही चयन कर बुवाई के लिए प्रयास करें। पर्वतीय क्षेत्रों में उपराऊ दशा में चैती धान की सीधी बुवाई मध्य मार्च से अप्रैल तक प्रथम पखवाड़े तक तथा ज्येष्ठी धान की बुवाई मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह करनी चाहिए। चैती धान की बुवाई आप कर चुके हैं परंतु अभी यदि खेत खाली हैं तो आप ज्येष्ठी धान की बुवाई के लिए प्रयास करें, अभी समय आपका उचित है। तलाऊ दशा में की खेती करने के लिए रोपाई की जाती है, जिसके लिए कम ऊंचे क्षेत्रफल 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले मध्य मई के से जून के प्रथम सप्ताह में नर्सरी डालना चाहिए तथा जून के अंत से जुलाई के प्रथम सप्ताह में रोपाई कर सकते हैं। 900 मीटर से 1500 मीटर ऊंचाई वाले अर्थात मध्य ऊंचे क्षेत्र वाले किसान मई प्रथम पक्ष नर्सरी डालना चाहिए तथा जून के द्वितीय सप्ताह में रोपाई करें। ऊंचे क्षेत्र जहाँ 1500 मीटर से अधिक क्षेत्रफल है, ऊंचाई है, वहाँ के किसान अप्रैल के द्वितीय पक्ष में नर्सरी डालें तथा जून के प्रथम सप्ताह में अपना रोपाई करें। रोपाई की नर्सरी आप लोग कर चुके हैं, परंतु उसमें समय जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, जिससे कि हम लोग अधिक पैदावार ले सकें। असिंचित दशा में चैत की धान और ज्येष्ठी धान की बुवाई हेतु 2 किलोग्राम बीज प्रति नाली की दर से प्रयोग करें। छिटवा विधि से यदि आप बीज बो रहे हैं तो 1.25 गुना बीज की मात्रा बढ़ा लें। जहाँ तक संभव हो बुवाई लाइन में करें। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, बीज की बुवाई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पकड़ना लाभप्रद होगा। सीधी बुवाई के धान में 20 से 25 दिन बाद 1 से 2 बार फेरस सल्फेट 0.5% तथा यूरिया का 2% छिड़काव अवश्य करें। प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, क्योंकि प्रमाणित बीज का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। सिंचित दशा में एक नाली की रोपाई हेतु नर्सरी तैयार करने के लिए 700 से 800 ग्राम धान की बीज की आवश्यकता होगी। संकर धान के लिए 400 ग्राम और सुगंधित धान जो कि इस क्षेत्र में नया उभर रहा है, इसके लिए 600 ग्राम बीज प्रति नाली की आवश्यकता होती है। सिंचित और तलाऊ क्षेत्रों में रोपाई से बुवाई करने के लिए नर्सरी की आवश्यकता होगी। इसके लिए 2 प्रकार की विधियाँ हैं, एक गीली विधि, दूसरी शुष्क विधि। जहाँ पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं वहाँ गीली विधि उपयुक्त है। इसके लिए पौध क्षेत्र में 15 से 20 दिन पहले पानी लगा दें, जिससे खरपतवार जमकर नष्ट हो जाते हैं खेत तैयार करते समय। ऐसा करने से पौध क्षेत्र में खरपतवारों का प्रकोप कम होगा। गीली विधि में खेत में पानी भरकर पडला या देसी हल से जुताई करें तथा 50 से 60 किलोग्राम कंपोस्ट या गोबर की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम फास्फोरस,
प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से खेत में डालें और पाटे समतल कर लें। लेप लगाने के बाद लगभग 1.25 मीटर चौड़ी तथा सुविधा अनुसार लंबाई की क्यारी बना लें। क्यारियों के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर की पट्टी खाली छोड़ दें। यह पट्टी बुवाई, निराई, सिंचाई, अन्य कृषि कार्य करने में आपको सहायक होगी, सुविधा देगी। क्यारी में 500 ग्राम अंकुरित बीज प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बिखेर दें। इस तरह से 50 नाली खेत की रोपाई हेतु 10 वर्ग मीटर की 80 क्यारियाँ एवं एक नाली खेत के लिए 1.5 से 2 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी जब 12 से 15 दिन की हो जाए तो उसमें 0.5% जिंक सल्फेट तथा 2% यूरिया का छिड़काव कर दें। कम वर्षा अथवा अपर्याप्त सिंचाई के साधन वाले क्षेत्रों में शुष्क विधि उपयुक्त है। शुष्क अवस्था में उपरोक्त खाद की मात्रा डालकर खेत तैयार कर 1.25 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी क्यारी बनाएं। 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 500 ग्राम बीज प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बुवाई करें। बुवाई के बाद पानी लगा दें। क्यारी में पानी 1 सप्ताह तक शाम के समय लगाएं तथा बाद में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। ऐसा करने से खेत में खरपतवार कम होंगे तथा पौधे उखाड़ने में आसानी रहेगी। तलाऊ खेतों में रोपाई करते समय ध्यान रहे कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। एक स्थान पर पौधे के स्वास्थ्य के अनुसार 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। घाटी में 25 से 30 दिन, मध्य क्षेत्र में 30 से 35 दिन एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में 40 से 50 दिन की पौध उपयुक्त पाई गई है। रोपाई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। रोपाई के 10 दिन के अंदर ध्यान रहे कि मरे हुए पौधों की जगह द्वारा स्वस्थ पौधे रोप दें। जहाँ तक उर्वरकों का प्रयोग सवाल है, उसमें संभव हो तो मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि मृदा परीक्षण संभव नहीं हो पाया है तो सामान्यतः तलाऊ क्षेत्रों में बोनी प्रजाति के लिए 2 से 2.4 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति नाली, फास्फोरस लगभग 1.2 किलोग्राम प्रति नाली तथा 400 ग्राम प्रति नाली का प्रयोग करना चाहिए। उपराऊ क्षेत्रों में एवं देसी प्रजातियों के लिए उपरोक्त मात्रा की आधी मात्रा का प्रयोग करें। नाइट्रोजन का प्रयोग 1/4 तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा को कल्ले फूटते समय, 1/4 बाली निकलते समय, प्रारंभ अवस्था के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। टॉप ड्रेसिंग का तात्पर्य खड़ी फसल में उर्वरक छिड़काव होता है। ध्यान रहे कि टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि उपराऊ में समस्त उर्वरक बुआई के समय ही प्रयोग करें। खड़ी फसल में केवल नमी की दशा में संशुद्ध उर्वरकों का प्रयोग किया जाना लाभकारी होगा। यदि कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबरी खाद उपलब्ध हो तो ऐसे बोने के 15-20 दिन पहले 1 से 2 क्विंटल प्रति नाली खेत में मिलाना लाभदायक होगा। अधिक उत्पादन लेने के लिए समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें एवं समय पर खेत के खरपतवारों को निकालते रहें। उपराऊ क्षेत्रों में खुरपी या कुटला से निराई कर खरपतवार नियंत्रण करना लाभदायक होगा। पहली निराई धान के जमाव के 20 से 25 दिनों के अंदर ही करना आवश्यक है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई और करनी चाहिए। तलाऊ क्षेत्रों में धान की रोपाई के बाद समय से निराई लगभग पहली 20 दिन पर, दूसरा 40 दिन पर अवश्य कर लें। श्रमिकों के अभाव में खरपतवार नाशी रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। रोपाई के 3 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC 3 लीटर या एनिलोफॉस 30 EC 1.5 लीटर या प्रिटिलाक्लोर 50 EC 1.5 लीटर प्रति 50 नाली की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चौड़ी पत्ती वाले एवं मोथा वर्ग के खरपतवारों की बहुलता की दशा में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 WP 20 ग्राम प्रति 50 नाली का प्रयोग रोपाई के 20 दिन बाद करना चाहिए। सकरी तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की दशा में ऑक्सीडाइरिगल 80 WP की 125 ग्राम मात्रा प्रति 50 नाली का प्रयोग रोपाई के 30 दिन के अंदर करना चाहिए, या बिस्पेरिबेक सोडियम 10 EC की 200 मिलीलीटर मात्रा रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर करने से आपको खरपतवार से आराम मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की फसल को खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में उपराऊ एवं तलाऊ दोनों दशाओं में खेती की जाती है। इसलिए हमें जानना होगा कि धान की कुछ विशेष अवस्थाओं जैसे रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ली फूटना, बाली निकलने, फूल खिलने तथा दाना भरते समय खेत में पानी रहना चाहिए। बीच बीच में 2-3 दिन के लिए यदि पानी निकाल
देना चाहिए या पानी खड़ा न रहे, इससे ज़्यादा कली फूटते हैं। फूल खिलने की अवस्था पानी के लिए अति संवेदनशील है। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि धान की अधिक उपज लेने के लिए लगातार पानी रहना आवश्यक नहीं है। इसके लिए खेत की सतह से पानी अदृश्य होने के एक दिन के बाद 5 से 7 सेंटीमीटर सिंचाई करना उपयुक्त होता है। यदि वर्षा के अभाव के कारण पानी की कमी दिखाई दे तो सिंचाई अवश्य करें। कल्ले निकलते समय पानी अधिक समय तक धान के खेत में भरा रहना भी हानिकारक होता है। अतः जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहना भी हानिकारक है तो उन क्षेत्रों में जल निकासी का प्रबंधन करना चाहिए, अन्यथा उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा भी। साथ खरीफ की फसल में वर्षा होने के कारण उपराऊ क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, परंतु यदि उपरोक्त अवस्था को दृष्टिगत रखें किसान भाई और अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्षा ऋतु की फसल के कारण नमी का ध्यान रखेंगे तो उपराऊ क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण एक बात अब आती है, फसल जब हमारी तैयार रहती है हम लोग अपने खेतों का निरीक्षण समय समय पर करते रहें ताकि कीट रोगों के बचाव हेतु प्रयास किए जा सकें। ये कीटों रोगों के नियंत्रण के लिए उचित होगा कि आप कीट एवं रोग के विशेषज्ञों से या अपने नज़दीक के कृषि विभाग के कर्मचारियों से सलाह लेकर दवा का उपयोग करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा, अनावश्यक दवाओं का प्रयोग से बचेंगे। यदि इस प्रकार हम लोग खेती करेंगे तो हमें अपनी धान की पैदावार अच्छी प्राप्त होगी और अधिक लाभ भी होगा।